द मैंडलोरियन सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमने देखा कि द आर्मरर गुफा के अंदर ब्लू मैंडलोरियन हेलमेट बना रही थी। आर्मरर ने यह हेलमेट रैग्नार नामी बच्चे के लिए बनाया था। गुफा के बाहर बीच पर रैग्नार की इनिशिएशन सेरेमनी चली थी। इस रिचुअल को पूरा करते ही यह बच्चा ऑफिशियली इनके मैंडलोरियन क्रीड का मेंबर बन जाएगा। पैज, विजला और बाकी के सारे मैंडलोरियंस के सामने द आर्मरर ने रैग्नार को शपथ खिलाकर ये हेलमेट पहना दिया। बट इससे पहले कि ये कुछ सेलिब्रेट कर पाए, इन पर एक बड़े से सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। मैंडलोरियंस की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उस सी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये बड़ी आसानी से एक एक करके क्रीड के मेंबर्स को अपना चारा बना रहा था। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रैग्नार और पैज विजला को निकल जाए, वहां पर दिनजारिन और ग्रोगू आ गए। मैंडो ने अपने N1 स्टार फाइटर की मदद से उस मॉन्स्टर को मार दिया। सब कुछ शांत होने के बाद मैंडो आर्मरर से थोड़ा प्राइवेट बात करने गुफा के अंदर चला गया। मैंडो को किसी भी हाल में वापस इनके कबीले का हिस्सा बनना था। याद है ना, दिनजारिन ने अपना हेलमेट निकालकर क्रीड के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को तोड़ दिया था। अब इसके पास पाप धुलाकर कबीले को वापस ज्वाइन करने का बस एक ही रास्ता बचा था। मैंडो को प्लानेट मैंडलोर में बने माइंस में जाकर वहां के लिविंग वाटर्स में डुबकी लगानी होगी। बट प्रॉब्लम यह था कि द ग्रेट पर्ज या द नाइट ऑफ द 1000 ईयर्स वाले इंसिडेंट के दौरान प्लानेट मैंडलोर पर इतने धमाके हुए थे कि आसपास का सारा इन्वायरमेंट जहरीला बन गया। शायद उन्हीं धमाकों में मैंडलोर के सारे माइंस भी तबाह हो गए होंगे। यानी करंट कंडीशन में मैंडलोर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। तभी मैंडो ने आर्मरर को ग्रीन क्रिस्टल का टुकड़ा दिखाया। मैंडो को यह टुकड़ा जावा से मिला था। जावा को यह ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सप्लोरर ने दिया था जो हाल ही में प्लानेट मैंडलोर जाकर आया था। यह टुकड़ा वाकई में प्लानेट मैंडलोर का ही था, लेकिन इसका क्रिस्टलाइज स्टेट में होना इस बात को साबित करता है कि धमाकों से निकली फ्यूजन रेज ने मैंडलोर की सारी जमीन को क्रिस्टलाइज कर दिया होगा। लेकिन मैंडो को पूरा यकीन था कि वहां के माइंस अब भी सुरक्षित होंगे। अगर मैंडो माइंस के अंदर जाकर लिविंग वाटर्स में डुबकी लगाता है तो रूल्स के मुताबिक उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह फिर से इनके क्रीड का हिस्सा बन सकता है। दिस इज द वे। यह सुनकर मैंडो और ग्रोगू काफी खुश हुए। एज एक्सपेक्टेड, मैंडलोर जाने से पहले मैंडो थोड़े साइड मिशंस पूरे करेगा। पहला स्टॉप था प्लानेट नेवारो। नेवारो जाते वक्त हाइपर स्पेस में ग्रोगू को पर्गिल्स या स्पेस वेल्स दिखे। डीप स्पेस में रहने वाले ये सेमी सेंटिएंट वेल्स हाइपर स्पेस में टनल बनाकर ट्रैवल कर सकते थे। स्टार वॉर्स रिबेल्स के फैंस इन्हें अच्छे से जानते होंगे। एनीवेज, स्पेस वेल्स को देखकर ग्रोगू डर के मारे मैंडो की गोद में आकर बैठ गया। नेवारो पर लैंड होते ही मैंडो उसके पुराने दोस्त ग्रीफ कार्गा से मिलने चला गया। नेवारो के नए पॉश और हाईटेक कंस्ट्रक्शंस को देखकर मैंडो हैरान रह गया। नए मैनेजमेंट के अंदर ये जगह ट्रेड और टूरिस्ट के लिए काफी सेफ हो गई थी। ग्रीफ कार्गा अब नेवारो का हाई मजिस्ट्रेट बन गया। उसने जगह को हाइटियन वे ट्रेड ग्रुप का ऑफिशियल पार्ट बनाकर नेवारो की काया पलट दी थी। इस प्लैनेट पर मौजूद एस्टेरॉयड फील्ड्स की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस और माइनिंग का काम भी बड़े जोरों शोरों से चला था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। कार्गा ने तो मैंडो और ग्रोगू को परमानेंटली नेवारो पर शिफ्ट होने का ऑफर भी दिया, लेकिन मैंडो ने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। वो तो यहाँ किसी और काम से आया था। तभी एक प्रोटोकॉल ड्रॉइड ने कार्गा को खबर दी कि निक्टोवेन की पायरेट गैंग पास के स्कूल में हंगामा मचा रही है। रिनोवेशन से पहले स्कूल की जगह पर बार या सलून हुआ करता था। पायरेट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो इसी स्कूल में बैठकर शराब पीनी थी। कार्गा की ये बातें सुनकर वेन ने उसे बताया कि हाई मजिस्ट्रेट बनने के बाद से ही वो काफी नरम हो गया है। फिर पायरेट्स को यहाँ से भगाने कार्गा ने वेन को 1-to-1 गन फाइट के लिए चैलेंज किया। इससे पहले कि वेन कुछ रिएक्ट कर पाए, कार्गा ने उसके हाथ से ब्लास्टर उड़ा दिया। कार्गा ने इसे साफ साफ बता दिया कि वो जाके पायरेट्स के कैप्टन गोरिन शार्ड को खबर कर दे। नेवारो अब पायरेट्स की मनमानी नहीं सहेगा। मैंडो साइड में खड़ा चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था। जाने से पहले वेन की गैंग ने कार्गा पर हमला करने की कोशिश की, बट मैंडो ने जबरदस्त फुर्ती दिखाकर सबको मार गिराया। कार्गा चाहता था कि वेन अकेला यहाँ से जिंदा वापस जाकर इसका मैसेज पायरेट्स के कैप्टन तक पहुंचा दे। नेवारो के दरवाजे अब पायरेट्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। मैंडो के स्किल्स देखकर कार्गा ने उसे सीधा मार्शल का जॉब ऑफर किया। कार्गा ने ऑलरेडी कारा डून को मार्शल बना लिया था, लेकिन मॉफ गिडियन को पकड़ने के बाद कारा को न्यू रिपब्लिक ने हायर कर लिया था। रियल लाइफ में थोड़े कंट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से डिज्नी ने कारा डून प्ले कर रही एक्टर को फायर कर दिया था, इसीलिए यह बहाने बनाकर उसे शो से भी निकाल दिया गया। एक बात अच्छी है कि डिज्नी ने एटलीस्ट कैरेक्टर को तो थोड़ा इज्जत से निकाला। ओके, तो कार्गा चाहता है कि मैंडो यहाँ का नया मार्शल बने, बट मैंडो का मेन मकसद फिलहाल उनकी क्रीड को वापस ज्वाइन करना था। वो रिचुअल पूरे होने तक मैंडो कुछ और नहीं करने वाला।
मैंडो यहाँ IG-11 को लेने आया था। पिछले सीजन में मैंडो की जान बचाने IG-11 ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। उसके बाद कार्गा के आदमियों ने IG-11 के बचे कुचे पार्ट्स इकट्ठा करके उसका स्टैचू बना लिया। कार्गा ने मैंडो को दूसरे ड्रॉइड्स ऑफर किए, लेकिन मैंडो को तो बस IG-11 ही चाहिए था। मैंडो ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो बस IG-11 के साथ ही मैंडलोर प्लैनेट एक्सप्लोर करने जाएगा। उसे दूसरे किसी ड्रॉइड पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कार्गा की वर्कशॉप में मैंडो ने किसी तरह IG-11 को फिर से एक्टिवेट कर दिया, बट सिस्टम रिस्टार्ट होने की वजह से IG-11 की प्रोग्रामिंग भी रिसेट हो गई। याद है ना, सीजन 1 में IG-11 ग्रोगू को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इनिशियल प्रोग्राम के एक्टिवेट होते ही IG-11 की आधी मैकेनिकल बॉडी ग्रोगू की तरफ लपकने लगी। मैंडो ने फौरन ग्रोगू को कार्गा के हवाले कर दिया और ब्लास्टर से IG-11 को शूट करने लगा। ब्लास्टर से IG-11 को खरोच तक नहीं आई। समय रहते कार्गा के एक ड्रॉइड ने IG-11 के ऊपर कार्गा का मेटल स्टैचू गिराकर उसके सर को पिचका दिया। IG-11 किसी तरह डिसेबल तो हो गया, लेकिन मैंडो को अब भी यही ड्रॉइड चाहिए था। फिर कार्गा इन्हें एंजेलन ड्रॉइड इंजीनियर से मिलवाने ले गया। ये बाबू लोग की प्रजाति गैलेक्सी के सबसे बेस्ट ड्रॉइड स्मिथ्स में से एक थी। IG-11 को फिर से फुली फंक्शनल बनाने एंजेलन्स को नए मेमोरी सर्किट की जरूरत थी। IG-11 ड्रॉइड्स का मेमोरी सर्किट इतना रेयर था कि मैंडो को दूसरा ड्रॉइड लेना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैंडो को तो IG-11 ही चाहिए। तो मैंडो नेवारो से निकलकर IG-11 के लिए नया मेमोरी सर्किट ढूंढने चला गया, यानी साइड मिशन में एक और साइड मिशन। रास्ते में मैंडो ग्रोगू को मैंडलोरियंस और शिप के कंट्रोल पैनल के बारे में सिखा रहा था कि मैंडलोरियन बनने का मतलब हमेशा ही लड़ाई करना नहीं होता। ग्रोगू को शिप का कंट्रोल पैनल सीखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। तभी शिप में अलार्म बजने लगे कि पायरेट्स के कुछ फाइटर शिप्स इनका पीछा कर रहे हैं। वेन अपने साथियों के साथ बदला लेने वापस आ गया था। मैंडो वेन की फ्लीट को लेकर एक एस्ट्रॉइड फील्ड में घुस गया। यहाँ अपने स्किल्स और N1 स्टार फाइटर की मदद से मैंडो एक एक करके पायरेट्स के शिप उड़ाने लग गया। वेन किसी तरह बचकर मैंडो को पायरेट्स के मेन वॉरशिप के पास ले गया। कैप्टन शार्ड के ऑर्डर देते ही शिप के सारे गन्स ने मैंडो को निशाना बना लिया। अगर मैंडो ने खुद को पायरेट्स के हवाले कर दिया तो शार्ड उसकी जान बख्श देगा। यह सुनते मैंडो ने ग्रोगू को बताया कि कभी किसी पायरेट की बात पर भरोसा मत करना। इतना बोलकर मैंडो एकदम फुल स्पीड में वहां से भागने में कामयाब हो गया। मैंडो ग्रोगू को लेकर प्लैनेट कैलेवाला पर बने मैंडलोरियन कासल पहुंच गया, जहां डिप्रेस और डिसअपॉइंटेड बो कटान अकेली गद्दे पर बैठी हुई थी। बो कटान ने मैंडलोर पर राज करने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बिना डार्क सेबर उसकी कोई नहीं सुनने वाला। डार्क सेबर हासिल करने के फेल्ड मिशन के बाद बो कटान के साथी तक उसे छोड़कर चले गए। डार्क सेबर फिलहाल मैंडो के पास है। बो कटान ने इसे बताया कि अगर वो चाहे तो बड़ी आसानी से डार्क सेबर की मदद से उसकी एक्स टीम का लीडर बन सकता है। बो कटान मैंडो के रिलीजियस क्रीड चिल्ड्रन ऑफ द वॉच से काफी नफरत करती थी। अगर उन सुपरस्टिशियस लोगों ने द ग्रेट पर्थ से पहले मैंडलोरियंस को डिवाइड करके प्लैनेट से भगाया नहीं होता तो शायद सारे मैंडलोरियंस इकट्ठा होकर उनके होम प्लैनेट को बचा लेते। जो भी हो, अच्छा होगा कि मैंडो सब कुछ भूलकर वापस अपने घर चला जाए। फिर मैंडो ने इसे अपने लिविंग वाटर में डुबकी लगाने वाले मिशन के बारे में बताया। मैंडो के मुंह से ऐसी सुपरस्टिशन बातें सुनकर बो कटान और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन फिर भी मैंडो के बहुत उकसाने के बाद आखिरकार इसने मैंडो को माइंस की लोकेशन बता दी। वो लिविंग वाटर वाले माइंस सुंदारी शहर के सिविक सेंटर के नीचे बने थे। ये सुनते ही मैंडो फौरन बो कटान को गुड बाय बोलकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। IG-11 का मेमोरी सर्किट ढूंढने मैंडो टैटूइन की ओर निकल पड़ा, जहाँ के लोग पॉड रेसिंग के नए सीजन के मजे ले रहे थे। पहली मोटो अपने गराज में एक रोडियन कस्टमर को चूना लगा रही थी कि तभी वहां मैंडो और ग्रोगू आ गए। पहली को देखते ही ग्रोगू कूदकर उसकी गोद में चला गया। पहली भी ग्रोगू से मिलकर उतना ही खुश थी। अनफॉर्चुनेटली मैंडो को जिस मेमोरी सर्किट की तलाश थी वो वाकई में काफी रेयर था। इवन जावाज भी इसका जुगाड़ नहीं कर सकते। फिर पहली के थोड़ा उकसाने के बाद मैंडो एक काम चलाऊ R5 ड्रॉइड लेने के लिए तैयार हो गया। ये ड्रॉइड दिखने में एकदम न्यू होप वाले R5 ड्रॉइड की तरह था, जो एकदम लास्ट मोमेंट पर रिजेक्ट होकर R2D2 के साथ रिप्लेस हो गया। या तो ये बस एक ईस्टर एग है या फिर वाकई में ये सेम R5 यूनिट होगा। टैटूइन में बूनटायू फेस्टिवल चला था। फिर मैंडो को फ्लैट 50% सीजनल डिस्काउंट देकर पहली ने उस R5 ड्रॉइड को N1 स्टार फाइटर के ड्रॉइड सॉकेट में लगा दिया। इस चक्कर में बेचारे ग्रोगू की बालकनी सीट चली गई। फिर बूनटायू पटाखों के मजे लेने के बाद मैंडो और ग्रोगू सीधा प्लैनेट मैंडलोर की ओर निकल पड़े। मैंडलोर के सिस्टम में पहुंचते ही मैंडो ने ग्रोगू को अपना घर दिखाया। बोबा फेट की तरह ही मैंडो बेस कॉन्कोर्डिया मून पर पला बड़ा था।
इसने भी आज तक कभी प्लैनेट मैंडलोर की जमीन पर कदम नहीं रखा। तो ये ग्रोगू और मैंडो दोनों के लिए फर्स्ट टाइम था। लैंड होने से पहले मैंडो ने ग्रोगू को शिप कंसोल का मैप पढ़ना सिखाया, जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में कभी ग्रोगू को जरूरत पड़े तो, जो कि बहुत जल्दी पड़ने वाली थी। ग्रोगू को मैप्स पर क्रैश कोर्स देकर मैंडो शिप को लैंडिंग के लिए ले गया। एम्पायर के फ्यूजन बॉम्ब्स ने मैंडलोर की जमीन को पूरी तरह से क्रिस्टलाइज कर दिया था। उसी की वजह से मैंडलोर की मैग्नेटिक फील्ड में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। यानी एक बार प्लैनेट पर लैंड होते ही बाहर की दुनिया से इनके सारे कनेक्शंस टूट जाएंगे। नीचे लैंड होते ही मैंडो ने R5 को आसपास का एनवायरनमेंट चेक करने भेजा। मैंडो और ग्रोगू शिप में बैठे R5 को अंदर से ट्रैक कर रहे थे। सिविक सेंटर वाली गुफा के थोड़ा अंदर जाते ही R5 से सिग्नल मिलना बंद हो गया। फिर ग्रोगू की जिद करने के बाद मैंडो अपने हेलमेट को प्रेशराइज्ड करके R5 को ढूंढने चला गया। R5 के पीछे पीछे मैंडो भी इस गुफा में घुस गया, जहां उसका सामना कुछ एलियन से हुआ। ये एलामाइट्स नामी प्रजाति बॉम्बिंग से पहले शहर से काफी दूर रहा करते थे। एम्पायर के हमले के बाद सब तबाह होते ही शायद ये भी शहर की तरफ माइग्रेट हो गए। एनीवेज, मैंडो ने डार्क सेबर की मदद से किसी तरह उन एलामाइट्स को मार दिया और R5 को लेकर गुफा से बाहर चला आया। मैंडो समझ गया कि अगर एलामाइट्स इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं, यानी मैंडलोर की हवा जहरीली नहीं होगी। फिर R5 से क्विक एटमॉस्फेयर टेस्ट करवाने के बाद मैंडो को पता चला कि मैंडलोर का AQI लेवल तो मुंबई दिल्ली से भी कहीं ज्यादा बेटर है। यानी यहाँ ये दोनों बिना प्रेशराइज मास्क पहने खुली हवा में सांस ले सकते हैं। फिर मैंडो और ग्रोगू लिविंग वाटर की तलाश में सुंदारी शहर के सिविक सेंटर में पहुंच गए। बॉम्बिंग के बाद सुंदारी शहर की सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये शहर अब एक खंडर बन गया है। सिविक सेंटर के अंडरग्राउंड रास्तों से होते होते ये माइंस की ओर निकल पड़े कि तभी मैंडो को जमीन में गिरा एक मैंडलोरियन हेलमेट दिखा। उस हेलमेट को उठाने के कुछ देर बाद ही एक ड्रॉइड ने मैंडो को पकड़कर बेहोश कर दिया। ग्रोगू समय रहते कोना पकड़ के छुप गया था। उस ड्रॉइड ने मैंडो को अपने अड्डे पर ले जाकर एक केज में बंद कर दिया। ग्रोगू भी चुपके से उस ड्रॉइड के पीछे पीछे यहाँ चला आया। देख के लग रहा था कि ड्रॉइड मैंडो को किसी रिसोर्स की तरह यूज करने वाला है। मैंडो को केज में बंद करके वो ड्रॉइड अपना सिस्टम डाउनग्रेड करके उसे चेक करने चला गया। ये बायोमैकेनिकल ड्रॉइड जब चाहे तब नए बॉडीज के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकता है। वो ड्रॉइड एक एक करके मैंडो के हथियार जमीन पर फेंक रहा था। मैंडो पर अब भी उस नशीली डोज का असर था। ड्रॉइड के जाते ही ग्रोगू ने फोर्स पावर्स की मदद से मैंडो को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आवाज सुनकर वो ड्रॉइड फिर से वापस आ गया। मैंडो ने ग्रोगू को बताया कि वो फौरन यहाँ से निकलकर बो कटान के पास चला जाए। यह सुनते ही ग्रोगू अपने पॉड में बैठकर बाहर शिप की ओर निकल पड़ा। ड्रॉइड और अंडरग्राउंड क्रीचर से बाल बाल बचकर ग्रोगू किसी तरह N1 स्टार फाइटर में बैठ गया। फिर अपने हाल ही में सीखे मैप पढ़ने की स्किल्स की मदद से ग्रोगू ने R5 को कलवाला की लोकेशन बता दी। बो कटान मैंडो की शिप को वापस आता देख काफी गुस्सा थी, लेकिन शिप के अंदर सिर्फ ग्रोगू को देखकर उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। R5 एस्ट्रोमेक ड्रॉइड से नेविगेशन डेटा निकालकर बो समझ गई कि डिंजारिन प्लैनेट मैंडलोर पर अटका हुआ है। फिर बो कटान ग्रोगू और R5 को अपनी शिप में लेकर मैंडो को बचाने चली गई। मैंडलोर की करंट कंडीशन देखकर बो कटान को काफी बुरा लगा। इसने ग्रोगू को बताया कि किसी जमाने में यह प्लैनेट काफी खूबसूरत हुआ करता था। याद है ना, बो कटान खुद मैंडलोर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। सुंदारी सिविक सेंटर पहुंचते ही बो कटान ग्रोगू के पीछे पीछे मैंडो को ढूंढने चली गई। रास्ते में इसने ग्रोगू को बताया कि किसी जमाने में मैंडलोरियंस और जेडाई साथ मिलकर लड़ा करते थे। फिर बो कटान का ध्यान गुफा के ऊपर छुपे एलामाइट्स पर गया। बो कटान ने अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाकर इन एलामाइट्स को बड़ी आसानी से हरा दिया। अगर मैंडलोर पर एलामाइट जिंदा है तो हो सकता है कि बाकी और भी स्पीसीज बच गए होंगे। वो ड्रॉइड मैंडो को किसी पंपिंग मशीन से कनेक्ट करके उसका खून निकाल रहा था। तभी वहां बो कटान आ गई। उस ड्रॉइड का शॉकिंग स्पीयर बो कटान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बो कटान ने जमीन पर पड़ी डार्क सेबर उठाकर उस ड्रॉइड को काट दिया। वो ड्रॉइड का CPU फौरन एक बॉडी से निकलकर अपग्रेड होने दूसरी बड़ी बॉडी में घुस गया, लेकिन बो कटान ने डार्क सेबर से इस बड़े से ड्रॉइड को भी मक्खन की तरह काट दिया, इंडिकेटिंग कि सही हाथों में डार्क सेबर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। मैंडो को तो इसके साथ 3 एलामाइट से लड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैंडो के होश में आते ही बो कटान ने उसे ट्रेडिशनल सूप पिलाया। मैंडलोर से बाहर पला बड़ा होने की वजह से डिंजारिन को इस फेमस सूप के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर बो कटान को थैंक यू बोलकर मैंडो अपने मिशन पर आगे बढ़ने लगा। बो कटान का यह एहसान मैंडो जिंदगी भर नहीं भूलेगा।
बो-कटान तो ये देखकर हैरान थी कि इतना होने के बावजूद भी इसे लिविंग वाटर में डुबकी लगानी है। सरप्राइजिंगली बो-कटान ने इसे बताया कि वो खुद रास्ता दिखाकर मैंडो को लिविंग वाटर्स लेकर जाएगी। या तो ये मैंडो के कट्टर बिलीव्स देखकर पिघल गई या फिर बो-कटान के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। माइन से होते हुए ये सारे आखिरकार लिविंग वाटर्स के पास पहुंच गए। फिर मैंडो को एकदम प्रोफेशनल गाइड की तरह टूर देने बो-कटान ने उसे लिविंग वाटर्स के पास बना बोर्ड पढ़कर सुनाया। कहा जाता है कि ये वही गुफा है जहां मैंडलोर द ग्रेट को मिथोसॉर मिला था। फिर उस मिथोसॉर को काबू में करके मैंडलोर द ग्रेट प्लैनेट मैंडलोर का लीडर बना। तब से ये मिथोसॉर का सर मैंडलोरियन क्रीड का मेन सिंबल बन गया। बो-कटान को ये सब बच्चों वाली कहानियां लगती हैं। ये मिथिकल मिथोसॉर और मैंडलोरियन द ग्रेट ऐसा कुछ नहीं था। उसे तो बोर्ड पढ़ते पढ़ते भी हंसी आ रही थी। लेकिन मैंडो बो-कटान की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके रिचुअल्स पूरे करने लिविंग वाटर में चला गया। पानी में उतरने के कुछ देर बाद ही मैंडो ढप से अंदर डूब गया। बो-कटान फौरन उसे बचाने पानी के अंदर कूद गई। ये लिविंग वाटर्स का रिजर्व जितना बाहर से दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंडो नीचे तह में बेहोश पड़ा था। बो-कटान उसे उठाकर फौरन ऊपर की तरफ ले गई। ऊपर जाते वक्त बो-कटान का सामना एक बड़े से मिथोसॉर से हुआ। ये देखकर बो-कटान फुल ऑन पैनिक मोड में अपना जेट पैक चलाकर पानी से बाहर आ गई। बो-कटान को अब तक लग रहा था कि ये मिथोसॉर की प्रजाति कब की लुप्त हो गई थी, लेकिन इस मिथोसॉर का पानी में मिलना इस बात का साफ सबूत था कि मैंडलोर द ग्रेट के किस्से शायद वाकई में सच हैं। आज के बाद बो-कटान का मैंडो को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैंडो उसके क्रीड के रिचुअल्स आंखें बंद करके ऐसे ही फॉलो नहीं करता। दिस इज द वे। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। लिविंग वाटर से बाहर आने के कुछ देर बाद ही मैंडो को होश आ गया। एम्पायर की बॉम्बिंग की वजह से केव्स में साइज़मिक चेंजेस हुए थे, इसीलिए लिविंग वाटर्स की गहराई इतनी बढ़ गई। पहले ये रिजर्व इतना डीप नहीं हुआ करता था। बो-कटान ने मैंडो से पूछा कि क्या पानी से बाहर आते वक्त उसने कुछ अजीब सी चीज नोटिस की। बेसिकली बो-कटान यहाँ उसे मिथोसॉर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंडो ने पानी के अंदर किसी जिंदा चीज को नहीं देखा। सरप्राइजिंगली मैंडो को मिथोसॉर के बारे में बताने की बजाय बो-कटान ने वो बात सीक्रेट रखी, यानी इसके दिमाग में शायद कोई अलग प्लानिंग चल रही है। पिछले एपिसोड में बो-कटान ने दिस इज द वे का कोई रिप्लाई नहीं किया था, बट मिथोसॉर को देखने के बाद से ये भी जवाब में दिस इज द वे बोलने लग गई। This is the way. What are you looking at? This is the way. This is the way. या तो बो-कटान धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही थी, या फिर ये नाटक भी इसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट होगा। एनीवेज, कालेवाला वापस जाते वक्त इन पर अचानक कुछ टाई इंटरसेप्टर्स का हमला हुआ। टाई इंटरसेप्टर्स यानी टाई फाइटर्स का सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन। मैंडो कासल के पास बो-कटान की शिप से नीचे कूद गया ताकि वो सुपर हीरो लैंडिंग करके अपने N1 स्टार फाइटर में बैठ सके। फिर एक लंबे और एक्साइटिंग डॉग फाइट चेस सीन के दौरान दोनों ने टाई इंटरसेप्टर्स को मार गिराया। तभी कुछ टाई बॉम्बर्स ने बो-कटान के कासल को तबाह कर दिया। बस फिर क्या था, बो-कटान गुस्से में उन टाई बॉम्बर्स को उड़ाने चली गई। लेकिन जल्द ही मैंडो समझ गया कि पीछे से और भी ढेर सारे इंटरसेप्टर्स आ रहे हैं। मैंडो ने किसी तरह बो-कटान को समझा लिया कि उन्हें समय रहते इधर से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। मैंडो ऐसी एक जगह के बारे में जानता था। फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज करके कालेवाला से भुर्र हो गए। काफी सवाल हैं। एक अकेली बो-कटान को मारने इतने सारे शिप्स, और वो शिप्स भेजे किसने थे? आगे का 90% एपिसोड पूरी तरह से डॉक्टर पर्शिंग पर फोकस था। वही क्लोन साइंटिस्ट जो सीजन 1 में ग्रोगू पर रिसर्च कर रहा था। मॉफ गिडियन के पकड़े जाने के बाद न्यू रिपब्लिक ने उसके क्रू को नए जॉब्स दे दिए। अगर आपके पास टैलेंट है और एम्पायर को छोड़कर सेकंड चांस चाहते हो तो दरिया दिल न्यू रिपब्लिक आपकी सेवा में हाजिर है। प्लानेट कोरोजॉन्ट के इस जाने पहचाने ओपेरा हॉल में डॉक्टर पर्शिंग सबको क्लोनिंग पर स्पीच दे रहा था कि अगर न्यू रिपब्लिक चाहे तो वो पर्शिंग के क्लोनिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके मेडिकल फील्ड में काफी तरक्की कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली न्यू रिपब्लिक ने क्लोनिंग प्रैक्टिस को पूरी तरह से बैन कर दिया था। डॉक्टर पर्शिंग लाख कोशिश कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। न्यू रिपब्लिक ने एक्स इंपीरियल्स के लिए अलग से कॉलोनी बनाई थी। इस एमनेस्टी कॉलोनी पहुंचते ही पर्शिंग की मुलाकात कुछ पुराने कलीग से हुई, इंक्लूडिंग ऑफिसर एलिया केन AKA M68। फिर सारे साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे थे कि ये लोग अपने पिछले जॉब की किन चीजों को मिस करते हैं। डॉक्टर पर्शिंग को इंपीरियल रेशन पैक वाले येलो बिस्किट्स काफी पसंद थे।
केन पर्शिंग की बातों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लग रही थी। फिर ड्रिंक्स खत्म करके सारे अपने अपने रूम में चले गए। आधी रात को किसी ने पर्शिंग के दरवाजे के बाहर इंपीरियल स्नैक्स येलो बिस्किट्स का पूरा डब्बा ही रख दिया। लगता है पर्शिंग का कोई सीक्रेट एडमायरर है। पर्शिंग डेली ऑफिस जाकर पुराने इंपीरियल डिस्क को फॉर्मेट किया करता था। डॉक्टर पर्शिंग इस शिफ्ट डिलीट वाले काम के लिए जरूरत से ज्यादा और क्वालिफाइड था, बट क्या कर सकते हैं। न्यू रिपब्लिक के राज में इसके क्लोनिंग स्किल्स को कोई वैल्यू नहीं थी। डेली ड्रॉइड को अपने इमोशंस का अपडेट दे देकर पर्शिंग थक चुका था। केन और पर्शिंग अब धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे थे। तभी केन ने इसे ऑफर दिया कि अगर पर्शिंग चाहे तो वो उसकी रिसर्च को कंटिन्यू करने में मदद कर सकती है, बट इसके लिए पर्शिंग को एमनेस्टी के रूल तोड़कर इलीगली डीकमिशनिंग फैसिलिटी में जाना होगा। न्यू रिपब्लिक डीकमिशनिंग यार्ड में इंपीरियल शिप्स को रिसाइकल कर रहे थे। वहीं किसी डिस्ट्रॉयर के अंदर पर्शिंग को मोबाइल क्लोनिंग रिसर्च लैब बनाने के सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे। केन ने वो येलो बिस्किट्स भी उसी यार्ड से चुराए थे, इंडिकेटिंग कि पर्शिंग का वो सीक्रेट एडमायरर केन या G68 ही है। ये दोनों तो धीरे धीरे कैजुअल डेट्स पर भी जाने लगे, जहां पर्शिंग ब्लू आइस कैंडी खा रहा था और केन रेड। यही हमें पता चला कि कोरोजॉन की आबादी अब बढ़कर ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुकी थी। शहरों का कंक्रीट जंगल इतना बढ़ गया था कि कंस्ट्रक्शन कोरोजॉन के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। केन के थोड़ा बहला फुसलाने के बाद डॉक्टर पर्शिंग मान गया। बैड बॉय बनकर पर्शिंग की रिसर्च तो कंटिन्यू होगी ही, लगे हाथ शायद केन भी इंप्रेस हो जाए। फिर ये दोनों बिना टिकट एक हवर ट्रेन में सवार होकर डीकमिशनिंग यार्ड की ओर निकल पड़े। ड्रॉइड टीसी ने इन्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, बट स्टॉप आने के ठीक पहले केन पर्शिंग को लेकर ट्रेन से नीचे कूद गई। इनकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इधर ऑलरेडी बंदोबस्त हुआ रखा था। पर्शिंग का यह हाइस्ट मिशन जरूरत से कुछ ज्यादा ही स्मूथ चल रहा है। प्लान के मुताबिक केन इसे लेकर स्टार डिस्ट्रॉयर के अंदर चली गई। डॉक्टर पर्शिंग को क्लोनिंग लैब बनाने के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए थे वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं। पर्शिंग खुशी के मारे डब्बे में सामान जमा करने लगा, लेकिन शिप के बाहर जाते ही न्यू रिपब्लिक के सोल्जर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एंड मोमेंट पर केन भी पार्टी बदलकर सोल्जर्स के साइड हो गई, इंडिकेटिंग कि ये सब केन की ही प्लानिंग थी। इसी ने जानबूझकर पर्शिंग के दिमाग में क्लोनिंग लैब का आइडिया डालकर उसे फंसाया था, उसकी वफादारी चेक करने। पर्शिंग बेचारा लड़की की बातों में आकर फिसल गया और न्यू रिपब्लिक के हाथों रंगे हाथ पकड़ा गया। न्यू रिपब्लिक ने पर्शिंग के दिमाग को ठीक करने उसे एक लो पावर्ड माइंड फ्लेयर मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया। एम्पायर ये मशीन विक्टिम्स के मेमोरीज को वॉश करने के लिए यूज करती थी। पर्शिंग ने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उस पर माइंड फ्लेयर ना यूज करें। ये G68 का बिछाया ट्रैप है। ट्रैप वर्ड सुनते ही इस मॉन कलिमारी ऑफिसर ने उसे अजीब सा लुक दिया। केन कंट्रोल रूम से पर्शिंग को तड़पता देख रही थी। ऑफिसर ने मशीन को एकदम लो पावर मोड में डालकर एक्टिवेट कर दिया। धीरे धीरे इस मशीन का असर पर्शिंग के दिमाग पर दिखने लगा। केन ने ऑफिसर को फुसलाकर वहां थोड़ी देर और रुकने की परमिशन मांग ली। फिर ऑफिसर के जाते ही केन ने माइंड फ्लेयर को फुल ऑन हाई पावर मोड में एडजस्ट कर दिया। मेमोरीज क्या, लगता है अब तो पर्शिंग का दिमाग ही जल जाएगा। शायद केन नहीं चाहती कि पर्शिंग जैसे बंदे को एम्पायर के क्लोनिंग सीक्रेट का कोई नॉलेज रहे। उस रेड कैंडी ने एक बात साफ कर दी थी कि केन अब भी एम्पायर के वफादार है। डॉक्टर पर्शिंग एम्पायर के एक लूज एंड की तरह था। सुनने में आया है कि जब केन कोरोजॉन पर ट्रेनिंग कर रही थी तब इसी माइंड फ्लेयर मशीन का इस्तेमाल मॉफ गिडियन पर भी किया गया था। उसके बाद गिडियन कहीं गायब हो गया। तो क्या केन अब भी सीक्रेटली गिडियन के लिए काम कर रही है, या फिर अगले एपिसोड में एक और फैन फेवरेट बैडी देखने मिलेगा? बो कटान वाला वो चेस सीन और अब ये केन की हरकतें ग्रैंड एडमिरल थ्रोन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेट्स सी। ओके, नाउ बैक टू द मैंडो एंड बो कटान। कालावाला से भागकर ये दोनों मैंडलोरियंस के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच गए। बो कटान को देखते ही पैज विज़ला ने उसके हेलमेट से पहचान लिया कि ये नाइट आउल्स की मेंबर है। बो कटान किसी जमाने में नाइट आउल्स नामी एलीट फीमेल मैंडलोरियंस की गैंग को लीड करती थी। हाउस विज़ला का नाइट आउल्स और डेथ वॉच के साथ थोड़ा पुराना कनेक्शन है। ज्यादा डिटेल में जानना है तो क्लोन वॉर्स का रिकैप देख लेना। बेसिकली पैज विज़ला यहाँ बो कटान और मैंडो दोनों को आउटसाइडर्स की नजर से देख रहा था। सभी मैंडो ने उसे बताया कि ये दोनों ही लिविंग वाटर्स में डुबकी लगाकर अपने पाप धोकर आए हैं। सबूत के तौर पर मैंडो अपने साथ लिविंग वाटर्स का सैंपल भी लेकर आया है। आर्मरर ने सैंपल चेक करके कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये पानी वाकई में प्लैनेट मैंडलोर से ही आया है। आर्मरर कोई भी हथियार या कवच बनाने से पहले इसी लिविंग वाटर से प्रोसेस की शुरुआत करती है। ये साबित होते ही आर्मरर ने मैंडो को फिर से चिल्ड्रन ऑफ द वॉच ग्रुप में शामिल कर दिया।
टेक्निकली मैंडो को बचाने के लिए लिविंग वाटर्स में डुबकी लगाने के बाद से ही बो कटान ने भी अपना हेलमेट नहीं उतारा था, यानी वो भी इनके ग्रुप या कल्ट का हिस्सा बनने के लिए क्वालिफाइड है। सरप्राइजिंगली बो कटान ने बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप मैंडो के साथ इस कल्ट को ज्वाइन कर लिया और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। बो कटान चिल्ड्रन ऑफ द वॉच के मैंडलोरियंस और यंगलिंग्स को साथ में ट्रेन करता देख रही थी। ग्रोगू मस्त पानी के पास बैठा केकड़ों के साथ खेल रहा था कि तभी मैंडो उसे उठाकर ट्रेनिंग करने ले गया। अगर यहाँ रहना है तो ग्रोगू को भी बाकी यंगलिंग्स की तरह अप्रेंटिसशिप करनी होगी। मैंडो के कहने पर ट्रेनर ने रैग्नार और ग्रोगू के बीच डार्ट फायरिंग मैच लगा दी। ग्रोगू पहले अपने पावर छुपाकर चुपचाप हार रहा था, बट मैंडो से परमिशन मिलते ही ग्रोगू ने सबको अपने असली फोर्स पावर्स दिखाए। ग्रोगू ने बड़ी आसानी से रैग्नार को इस कंपटीशन में हरा दिया। ग्रोगू चाहे कितना भी ट्रेन क्यों ना हो जाए, जब तक वो क्रीड की भाषा नहीं बोलता उसे हेलमेट नहीं मिलने वाला। पैज विज़लर और आर्मरर साइड में खड़े ये सब देख रहे थे कि तभी एक उड़ने वाले रैप्टाइल ने इन पर हमला कर दिया। वो रैप्टाइल रैग्नार को पंचे में चपेटकर अपने साथ ले गया। पैज विज़लर और मैंडो फौरन जेट पैक्स एक्टिवेट करके उसके पीछे चले गए, लेकिन बीच रास्ते में ही इनका फ्यूल खत्म हो गया। बट डोंट वरी, बो कटान उसकी शिप में बैठकर रैप्टाइल का घोंसला ढूंढने चली गई। बो कटान ने वापस आकर सबको घोंसले की लोकेशन बता दी, लेकिन इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जेट पैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आवाज से वो रैप्टाइल चौकन्ना हो जाएगा। आर्मरर और ग्रोगू को छोड़कर बाकी सारे रैग्नार को बचाने रेस्क्यू मिशन पर चले गए। ग्रोगू को मैंडलोरियन कल्चर का लेसन देने आर्मरर उसे फोर्ज दिखाने ले गई। ये फोर्ज इनके कल्चर में बहुत मायने रखती है। आर्मरर लेक्चर देते हुए ग्रोगू के लिए कवच का नया पीस बना रही थी। इस फोर्ज को काम करता देख ग्रोगू को ऑर्डर 66 वाली रात के डार्क फ्लैशबैक्स आने लगे और यहीं हमें फाइनली पता चला कि उस रात ग्रोगू को जेडाई टेंपल से किसने बचाया था। फ्लैशबैक टाइम। 2 जेडाइस ग्रोगू को सुरक्षित कैलेरन बेक के पास ले जाने वाले थे, लेकिन तभी माइंड कंट्रोल क्लोन ट्रूपर्स ने इन पर हमला कर दिया। मरने से पहले इन्होंने ग्रोगू को लिफ्ट में बिठाकर ऊपर भेज दिया था, जहां उसकी मुलाकात बेक से हुई। ये वाला ईस्टर एग एकदम डाई हार्ड स्टार वॉर्स फैंस के लिए है। बेक का कैरेक्टर प्ले करने वाला ये एक्टर अहमद बेस्ट है, जिसने प्रीक्वल ट्रायोलॉजी में जार जार बिंक्स का रोल प्ले किया था। अहमद 2020 में आए रियलिटी गेम शो जेडाई टेंपल चैलेंज में जेडाई मास्टर कैलेरन बेक बना था, यानी वो कैरेक्टर अब ऑफिशियल कैनन का पार्ट बन गया। तो ये फैंस के लिए डबल ईस्टर एग हुआ। कह सकते हो कि टेक्निकली ऑर्डर 66 वाली रात ग्रोगू को जार जार बिंक्स ने बचाया था। खेल गए डेव फिलेनी और जॉन फेवरो। एनीवेज, क्लोन ट्रूपर से बचते बचाते बेक किसी तरह ग्रोगू को नैबू शिप के अंदर ले गया। फिर हाइपर स्पेस में एंटर करते ही ग्रोगू की कॉन्शियसनेस वापस प्रेजेंट टाइम में आ गई। आर्मरर ने ग्रोगू के लिए मड हॉर्न सिंबल लगी नई चेस्ट प्लेट बनाई थी। ग्रोगू ने एकदम प्राउडली इसे एक्सेप्ट कर लिया। बो कटान हंटिंग टीम को लीड करते हुए रेप्टाइल के घोंसले के पास ले गई। रात भर आराम करते ही सुबह होते ही ये घोंसले पर हमला कर देंगे। अंधेरा होते ही सारे बॉनफायर जलाकर डिनर की तैयारियों में लग गए। बो कटान ने मैंडो से पूछा कि सबके सामने हेलमेट उतारकर कैसे खाना खाएं। वेल, खाना मिलते ही मैंडलोरियंस अकेले अलग अलग जगह पर जाकर आराम से अपना हेलमेट उतारकर खा सकते हैं, बस किसी के सामने हेलमेट नहीं उतार सकते। पैज विज़लर ने बो कटान को बताया कि इस मिशन की लीडर होने की वजह से बो कटान कैंप फायर के पास बैठकर ही खा सकती है। सुबह होते ही सारे ग्रैपलिंग रोप की मदद से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। घोंसले पर पहुंचकर इन्हें पता चला कि वो रैप्टाइल अपने 3 बच्चे छोड़कर कहीं बाहर गई हुई है। हीट सिग्नेचर से पहले इन्हें लगा कि वो रैप्टाइल के बच्चे ही रैग्नार हैं। ये देखकर पैज विज़लर भागते हुए घोंसले के अंदर कूद गया कि तभी वहां वो रैप्टाइल आ गई। रैग्नार एक्चुअल में पैज विज़लर का बेटा है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे इस तरह घोंसले में कूद गया। इससे पहले कि वो रैप्टाइल रैग्नार को अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बना दे, उस पर पैज विज़लर ने हमला कर दिया। बस फिर क्या था, एक और फ्लाइंग चेस सीन, बट इस बार जेट पैक्स के साथ। मैंडो ने समय रहते रैग्नार को हवा में कैच करके बचा लिया। बाकी सबने रैप्टाइल पर हमला करके उसे पानी में गिरा दिया, जहां एक और मॉन्स्टर उसे खा गया। भाई, ये मैंडो सुरक्षित जगह बोलकर पता नहीं बो कटान को किस प्लैनेट पर लेकर आया है। इधर तो हर 5 मिनट में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है। एनीवेज, मिशन पूरा होते ही सारे रैग्नार को लेकर वापस कैंप चले गए। ये लोग अपने साथ उस रैप्टाइल के 3 बच्चे भी लेकर आए थे। मैंडलोरियंस अब इन्हें भी यंगलिंग्स की तरह ट्रेन करेंगे। दिस इज द वे। रेस्क्यू मिशन के दौरान बो कटान का शोल्डर आर्मर टूट गया था। ये देखकर आर्मरर ने उसका रिप्लेसमेंट बनाने का ऑफर दिया। ये नया पोल्ट्रॉन हाईटेक ना सही, बट बेस्कार का बना होने की वजह से एकदम मजबूत होगा।
फिर बो-कटान ने उसे रिक्वेस्ट की कि इस आर्मर प्लेट पर उसे क्राइस्ट सिंबल की बजाय मिथोसॉर का सिजिल चाहिए। यहाँ फाइनली बो-कटान ने आर्मरर को बता दिया कि उसने लिविंग वाटर्स में एक जिंदा मिथोसॉर को देखा है। पहले आर्मरर को लगा कि बो-कटान के नए बिलीव्स की वजह से शायद उसे मिथोसॉर के विजन्स आ रहे होंगे, बट बो-कटान ने उसे बताया कि नहीं, उसने वाकई में एक बड़ा सा जीता जागता मिथोसॉर देखा है जो कि कब के लुप्त हो गए हैं। आर्मरर बो-कटान को बिना कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन दिए बस दिस इज द वे बोलकर चली गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। ग्रीव कार्गा अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था कि तभी गोरियन शार्ड की कॉर्सर शिप ने इन पर हमला कर दिया। पायरेट्स यहाँ कार्गा से बदला लेने आए थे। ग्रीव कार्गा ने शार्ड को ये बोलकर घुमाने की कोशिश की कि प्लानिट नेवारो फिलहाल न्यू रिपब्लिक के प्रोटेक्शन में है, लेकिन गोरियन शार्ड अच्छे से जानता था कि नेवारो अब भी ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट प्लानिट ही था। अगर पायरेट्स ने इस प्लानिट पर कब्जा कर भी लिया तो न्यू रिपब्लिक लीगली इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनते ही कार्गा शहर के लोगों को लेकर मेन सिटी से बाहर भाग गया। गोरियन शार्ड की शिप ने बम गिरा कर सारे शहर में तबाही मचा दी। जाने से पहले कार्गा ने अपने एस्ट्रोमेक ड्रॉइड की मदद से न्यू रिपब्लिक के कैप्टन टेवा को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया था। न्यू रिपब्लिक के बेस पर टेवा आराम से कैंटीना में बैठा ड्रिंक्स ले रहा था कि तभी उसे ग्रीव कार्गा के भेजे मैसेज के बारे में पता चला। स्टार वॉर्स रिबेल्स के फैंस जेप ऑरेलियस के लाइव एक्शन वर्जन को देखकर काफी खुश होंगे, लेकिन यहाँ जेप के साथ साथ और भी जाने पहचाने चेहरे थे। द मैंडलोरियन शो के क्रिएटर्स डेव फिलोनी, रिक और डेब्रा। एनीवेज, कार्गा की मदद करने टेवा को कोरोजान जाकर परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस मिशन में एक से ज्यादा एक्स एंड वाई विंग फाइटर लगने वाले थे। कोरोजान पहुंचते ही टेवा ने कर्नल से रिक्वेस्ट की कि उसे नेवारो वाले मैटर को सॉल्व करने थोड़े और फायर पावर की जरूरत है। टेवा को लगता है कि पायरेट्स का अचानक से आउटर रिम प्लैनेट पर हमला करना और मॉफ गिडियन का गायब होना शायद आपस में कनेक्टेड होगा। एम्पायर इनके नाक के नीचे कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि टेवा कर्नल को अपनी बात समझा पाए, वहां पर G68 आ गई। G68 ने कर्नल को याद दिलाया कि टेक्निकली नेवारो अब भी आउटर रिम के इंडिपेंडेंट प्लैनेट में से एक था। इन्हें बाहर के लोगों की मदद करने से पहले अपने नेटवर्क के पेंडिंग इश्यूज सॉल्व करने चाहिए। कर्नल को G68 की बात सही लगी और उसने टेवा को परमिशन देने से साफ मना कर दिया। यह देखकर टेवा को अब G68 पर भी शक होने लगा। न्यू रिपब्लिक से सपोर्ट ना मिलने पर टेवा मैंडो से मदद मांगने चला गया। टेवा ने R5 ड्रॉइड के सिग्नल को ट्रैक करके मैंडो की लोकेशन ढूंढ ली, लेकिन इससे कैसे पता चला कि मैंडो के पास R5 ड्रॉइड था? मे भी शायद किसी इंटरगैलेक्टिक RTO सिस्टम में इन एस्ट्रोमेक ड्रॉइड्स का भी डेटा स्टोर होता होगा। टेवा की बातें सुनकर मैंडो इसकी मदद करने के लिए मान गया, लेकिन क्या बाकी मैंडलोरियंस भी ग्रीव कार्गा की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? पहले तो ये 100% श्योर नहीं थे, लेकिन पैज विज़ला के जबरदस्त भाषण के बाद सारे मान गए। पैज विज़ला के बेटे को बचाकर, यानी इनके ग्रुप के यंगलिंग को बचाकर, बो-कटान और मैंडो ने एकदम हाईएस्ट लेवल की ड्यूटी पूरी की थी। इसके बदले तो इन्हें मदद मिलनी ही चाहिए। फिर मैंडो ने सबको बताया कि ग्रीव कार्गा ने उसे नेवारो पर रहने के लिए जगह भी ऑफर की थी। अगर ये चाहे तो इस खतरनाक प्लैनेट से निकलकर फुल टाइम नेवारो शिफ्ट हो सकते हैं। कितने दिनों तक ऐसे छुप छुप कर रहेंगे? फिर सारे फटाफट अटैक की तैयारियों में लग गए। नेवारो पर कब्जा करके पायरेट्स मस्त मजे कर रहे थे कि तभी मैंडो ने शार्ड के शिप पर हमला कर दिया। ये N1 स्टार फाइटर वाला हमला बस पायरेट्स का ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि बो-कटान इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नीचे मैंडलोरियंस को लैंड करवा सके। मैंडलोरियंस के लैंड होते ही इन्होंने ग्राउंड लेवल पर पायरेट्स का सफाया शुरू कर दिया। ऊपर बो-कटान और मैंडो अपने शिप में बैठे शार्ड के कॉर्सर शिप को गिराने में बिजी थे। फिर एक लंबी लड़ाई के बाद मैंडलोरियंस ने पायरेट्स को हरा दिया। शार्ड की शिप भी नीचे गिरकर क्रैश हो गई, लेकिन शिप के गिरने से पहले वेन ने वहां से कल्टी मार ली। नेवारो को बचाने के बदले कार्गा ने मैंडलोरियंस को यहां रहने के लिए जगह ऑफर की। सब कुछ शांत होते ही आर्मरर ने बो-कटान को प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलवा लिया। सरप्राइजिंगली यहां पर आर्मरर ने बो-कटान को उसका हेलमेट उतारने को कहा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद बो-कटान ने हेलमेट निकाल दिया। आर्मरर को अब तक लगता था कि मिथोसॉर बरसों पहले ही लुप्त हो गए थे, लेकिन बो-कटान का एक मिथोसॉर को जिंदा देखना इस बात को दर्शाता है कि अब मैंडलोरियंस के लिए एक नया दौर शुरू हो गया।
बो-कटान बोथ वर्ल्ड्स में रहने की वजह से सारे मैंडोलोरियंस को एकजुट कर सकती है। बोथ वर्ल्ड्स यानी चिल्ड्रन ऑफ द वॉच के मेंबर होने के बावजूद भी इसे हेलमेट निकालने की परमिशन थी। सारे ही मैंडोलोरियंस इस हेलमेट वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अगर सबको साथ लाना है तो उनका लीडर भी तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ना, वरना एक कट्टर कल्ट लीडर की बात कोई क्यों सुनेगा। फिर आर्मरर ने बाहर जाकर सबको बताया कि बो-कटान क्रीज मैंडोलोरियंस के सारे क्लान्स को इकट्ठा करेगी। क्लान्स के एकजुट होते ही मैंडोलोरियंस फिर से अपने होम प्लैनेट यानी प्लैनेट मैंडोलोर पर जाकर रह सकते हैं। कैप्टन टेवा को थोड़ी जांच पड़ताल करते वक्त स्पेस में एक लैम्डा क्लास शटल का मलबा मिला। शिप के डिपार्चर रिकॉर्ड्स को चेक करके टेवा समझ गया कि यह वही शटल है जिसमें मॉफ गिडियन को ट्रांसफर किया जा रहा था। फिर शटल की तलाशी लेने टेवा ने एक प्रोब भेजा। अंदर शटल के फ्लाइट क्रू की लाशें पड़ी थी, लेकिन मॉफ गिडियन का कोई अता पता नहीं था। फिर थोड़ा और चेक करने पर टेवा को शटल की दीवार में धंसा बेस्कार मेटल का टुकड़ा मिला। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। बो-कटान की एक्स फ्लीट का नया लीडर एक्स वो स्पेस में इंटररेशियल लव स्टोरी सुलझाने में लगा हुआ था। एक मॉन कैलामारी प्रिंस अपने क्लान से भागकर कॉर्न प्रजाति के कैप्टन शुगोथ के पैर में पड़ गया। मॉन कैलामारी और कॉर्न प्रजाति के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी और हर एक इंटरकास्ट या इस केस में इंटर रेस लव स्टोरी की तरह इसके भी अब्बा नहीं माने और अपने बच्चे को वापस लाने मैंडलोरियन मर्सिनरीज की फौज भेज दी। शुगोथ के बहुत समझाने के बाद आखिरकार ये बंदा मैंडलोरियंस के साथ वापस प्लैनेट प्लजीर 15 पर जाने के लिए तैयार हो गया। बो-कटान भी अपनी पुरानी टीम से मिलने मैंडो को लेकर इसी प्लैनेट पर आई थी। प्लैनेट पर लैंड होते ही इन दोनों को जबरदस्त कल्चरल शॉक लगा। प्लजीर 15 के लीडर्स ने एक्स इंपीरियल सोल्जर्स के साथ साथ एम्पायर और सेपरेटिस्ट जमाने के ड्रॉइड्स को तक नई जिंदगी दे दी थी। मैंडो इंपीरियल ड्रॉइड्स को आम अवाम के बीच देखकर जरा भी खुश नहीं था, लेकिन मैंडलोरियन मर्सनरीज से मिलने से पहले इन्हें प्लैनेट के लीडर्स कैप्टन बम्बार्डियर और डचेस के ऊपर एक एहसान करना होगा। यह रिक्वेस्ट कम और ऑर्डर ज्यादा लग रहा था। बम्बार्डियर भी किसी जमाने में एम्पायर के लिए काम करता था, बट एम्पायर को छोड़ने के बाद से ही इसने सुधर कर डचेस और उसकी फैमिली के साथ मिलकर प्लजीर 15 को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में बदल दिया। बम्बार्डियर के इंपीरियल पास की वजह से ही इन्हें मिलिट्री रखने की परमिशन नहीं थी, तो ये लोग मैंडलोरियंस के फ्लीट को अपनी प्राइवेट स्पेस आर्मी की तरह यूज कर रहे थे। लेकिन रूल्स के हिसाब से वो मैंडलोरियंस हथियार लेकर शहर के अंदर नहीं आ सकते, तो इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने इन्हें बाहर की मदद की जरूरत थी। इसीलिए लीडर्स ने मैंडो और बो-कटान को जबरदस्ती सिटी के अंदर बुलवा लिया। हथियार कैरी करना मैंडलोरियंस के कल्चर का पार्ट है, तो टेक्निकली ये लोग रूल्स भी नहीं तोड़ रहे। एनीवेज, अगर मैंडो और बो-कटान इनके शहर में चले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं तो लीडर्स उन्हें मर्सनरी मैंडलोरियन से मिलने की इजाजत दे देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, प्लजीर 15 की नई डेमोक्रेसी में एक्स इंपीरियल ह्यूमंस के साथ साथ ड्रॉइड्स को भी नया काम मिला था। उनमें से कुछ बैटल ड्रॉइड्स अचानक से माल फंक्शन होकर आम अवाम पर हमला करने लगे। मैंडो और बो-कटान को इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढना था। ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही बो-कटान अपने टीम से भी मिल सकती है और साथ ही साथ यहाँ के लीडर्स न्यू रिपब्लिक से सेटिंग लगाकर प्लैनेट मैंडलोर को भी इन्हीं की तरह इंडिपेंडेंट सिस्टम डिक्लेयर कर देंगे। दोनों को यह ऑफर काफी अच्छा लगा और वो फौरन इनकी मदद करने के लिए मान गए। यहाँ के सिक्योरिटी हेड कमिश्नर हेल्गे ने इन्हें बताया कि वो चाहकर भी सारे ड्रॉइड्स को शट डाउन नहीं कर सकते। प्लजीर 15 के लोग अब इन बैटल ड्रॉइड्स पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि ड्रॉइड्स के बिना इनकी सोसाइटी फेल हो जाएगी। इसीलिए इतना खतरा होने के बावजूद भी ये ड्रॉइड्स का इस्तेमाल जारी रख रहे थे। उन सिलेक्टिव फॉल्टी ड्रॉइड्स की लिस्ट लेने मैंडो और बो-कटान को अग्नॉट्स के पास जाना होगा। अग्नॉट्स यानी सीजन 1 वाले क्वेल की प्रजाति, आई हैव स्पोकन वाली। मैंडो के समझाने के बाद अग्नॉट्स ने दोनों को फ्यूचर में आने वाले माल फंक्शन की टेंटेटिव लोकेशन बता दी। फिर इधर काम कर रहे बैटल ड्रॉइड्स को लात मार मार कर मैंडो ने आखिरकार फॉल्टी रोग ड्रॉइड को ढूंढ निकाला। फिर एक अननेसेसरी चेस सीन के बाद दोनों ने उस ड्रॉइड को मार गिराया। इस बैटल ड्रॉइड के पास इन्हें द रजिस्टर बार का बैज मिला। रजिस्टर बार स्पेसिफिकली सिर्फ ड्रॉइड्स के लिए बनाया हुआ था। अपैरेंटली यहाँ के ड्रॉइड्स भी माल फंक्शन वाले प्रॉब्लम से काफी परेशान थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न्यू रिपब्लिक जल्द ही यहाँ के सारे ड्रॉइड्स को ह्यूमंस के साथ रिप्लेस कर देगी। वैसे भी सिर्फ इसी प्लैनेट पर बैटल ड्रॉइड्स को सेकंड चांस मिलता था। ड्रॉइड भी एकदम सच्चे सीपीयू से मैंडो और बो-कटान की मदद करना चाहते थे। बारटेंडर से इन्हें पता चला कि यहाँ आने वाले सारे ड्रॉइड्स नेपेंथे नामी ड्रिंक पीते हैं।
शायद वो माल फंक्शनिंग वाला वायरस इसी ड्रिंक की मदद से ड्रॉइड की बॉडी में गया होगा। मैंडो और बोगटान फौरन लैब जाकर उस फॉल्टी ड्रॉइड को चेक करने लगे। इस ड्रॉइड के सिस्टम से बने नेपेंथे में नैनो ड्रॉइड्स पाए गए, ऐसे नैनो ड्रॉइड्स जो अपने शिकार बैटल ड्रॉइड्स का सारा कोड ही रीराइट कर सकते हैं। इन नैनो ड्रॉइड्स को ट्रेस करने पर इन्हें पता चला कि ये काम एक्चुअल में कमिश्नर हेल्गे का है। काउंट डूको के जमाने से ही हेल्गे एक सेपरेटिस्ट सपोर्टर था, इसलिए उसे ये डेमोक्रेसी, एम्पायर या न्यू रिपब्लिक का गुलाम बनने से सख्त नफरत थी। इससे पहले कि हेल्गे कुछ और नुकसान पहुंचा पाए, बो-कटान ने उसे शॉक देकर पकड़ लिया। जब ये सब कुछ चला था तब ग्रोगो मस्क कैप्टन और डचेस के साथ बैठा मजे कर रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मैंडलोरियन शो में लिजो, जैक ब्लैक और बैक टू द फ्यूचर वाले चिचा का कैमियो देखने मिलेगा। एनीवेज, हेल्गे को पराकात मून पर सजा काटने भेजकर डचेस ने बो-कटान और ग्रोगो को इनाम से नवाजा। इनके लिए प्लाजियर 16 के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं और पता नहीं क्यों बट ग्रोगो इधर का नाइट बनने के लिए क्वालिफाइड हो गया। फिर इस एपिसोड वाले साइड मिशन को पूरा करके बो-कटान और मैंडो फाइनली एक्स फोर्स से मिलने चले गए। एक्स इतनी आसानी से अपने फ्लीट को बो-कटान के हवाले नहीं करने वाला, तो बो-कटान ने उसे 1-to-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज किया, जिसमें एक्स बुरी तरह से हार गया। बो-कटान को उसकी फ्लीट तो वापस मिल गई, लेकिन एक्स ने उसे याद दिलाया कि सारे मैंडलोरियंस को एकजुट करने उसे अब भी डार्क सेबर की जरूरत थी। वो डार्क सेबर जो फिलहाल मैंडो के पास है। मैंडो एक गोद लिया हुआ मैंडलोरियन होने की वजह से बाकी कोई उसे लीडर नहीं मान रहा था, और एक्स अच्छे से जानता था कि बो-कटान अपने खास दोस्त को कॉम्बैट के लिए चैलेंज नहीं करने वाली। और यहीं पर मैंडो ने अपना दिमाग लगाकर फैंस के एक और सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया, ऐसा सवाल जो पिछले कई हफ्तों से रेडिट के चक्कर काट रहा है। तो मैंडलोरियन लॉजिक के हिसाब से डार्क सेबर को सिर्फ लड़ाई में जीता जा सकता है। प्लैनेट मैंडलोर पर उस ड्रॉइड ने मैंडो को हराकर उससे डार्क सेबर छीन ली थी। बाद में बो-कटान ने उसी डार्क सेबर से ड्रॉइड को मार दिया, यानी मैंडो को हराने के बाद वो ड्रॉइड डार्क सेबर का ओनर बना, और ड्रॉइड को मारने के बाद बो-कटान डार्क सेबर की हकदार बन गई। फैंस को लगा था कि शायद ये एक लूप होल था जिसके बारे में शो क्रिएटर्स भूल गए। लकीली ऐसा कुछ नहीं है। शो क्रिएटर्स डार्क सेबर विल्डिंग प्रोसेस को एकदम अच्छे से जानते हैं, और इसी इंसिडेंट का एग्जाम्पल देकर मैंडो ने भी सबके सामने प्रूव कर दिया कि केओ में मैंडो की जान बचाने के बाद से ही बो-कटान इस डार्क सेबर की सच्ची हकदार थी। इतना बोलकर मैंडो ने वो डार्क सेबर बो-कटान के हवाले कर दी। सारे मैंडोलियंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। सारे मैंडोलियंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट करके बो-कटान को अपना नया लीडर मान लिया। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमने देखा कि ऑफिसर केन कोरोजॉन के सुनसान गलियों में खड़ी इस इंपेरियल प्रोब ड्रॉइड का वेट कर रही थी। केन से सीक्रेट कोड लेकर इस ड्रॉइड ने फौरन उसका कांटेक्ट मॉफ गिडियन से करवाया। केन ने गिडियन को खबर दी कि रिंजारिन और बो-कटान की गैंग ने साथ मिलकर नेवारो से पायरेट्स को भगा दिया, इंडिकेटिंग कि उस पायरेट्स वाले हमले के पीछे भी गिडियन का ही हाथ था। यह सुनते ही गिडियन ने मैंडलोरियंस की प्रॉब्लम को पर्सनली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। इसने अपने प्राइवेट बेस में नई क्लोनिंग फैसिलिटी बना ली है। इधर के ट्रूपर्स का यूनिफॉर्म भी बाकी स्टॉर्म ट्रूपर से कहीं ज्यादा अलग था। गिडियन ने फौरन इंपेरियल कमांडर्स की अर्जेंट मीटिंग बिठा दी, जिसमें कमांडेंट हक्स और कैप्टन पेलियन जैसे जाने पहचाने चेहरे देखने मिले। यहीं पर फाइनली पेलियन ने ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन का नेम ड्रॉप किया। इसके हिसाब से हक्स के प्रोजेक्ट नेक्रोमैंसर को शुरू करने से पहले इन्हें थ्रॉन के आने का वेट करना चाहिए, लेकिन गिडियन थ्रॉन के आने का वेट नहीं करने वाला। अगर मैंडलोरियंस को समय रहते रोका नहीं गया तो वो साथ मिलकर फिर से प्लैनेट मैंडलोर पर कब्जा कर लेंगे। मैंडलोरियन से निपटने गिडियन को ढेर सारे फायर पावर और 3 प्राइवेट प्रेटोरियन गार्ड्स की जरूरत थी। मैंडो और बो-कटान मैंडलोरियंस की नई फ्लीट को लेकर नेवारो चले गए। इंपेरियल लाइट क्रूजर के नीचे बने इस बड़े से सिजिल को देखकर कारगा समझ गया कि ये फ्लीट मैंडलोरियंस की है। बो-कटान की गैंग ने ये लाइट क्रूजर गिडियन को हराने के बाद उससे छीना था। 2 कंप्लीटली अपोजिट मैंडलोरियंस ट्राइब्स को आपस में मिलवाने के लिए आर्मरर ने स्पेशल डिनर प्लान किया। कारगा मैंडो का स्वागत करने उसके लिए रेयर और स्पेशल विस्की लेकर आया। नाउ दिस इज द वे। कारगा ने मैंडो के लिए अपने ऑफिस में एक और सरप्राइज छुपा कर रखा था। एंजेलियंस ने IG-11 को मॉडिफाई करके मैनुअली ऑपरेट होने वाला ड्रॉइड यानी IG-12 बना दिया। IG-12 का कॉकपिट ग्रोगो के लिए एकदम परफेक्ट साइज का था। मैंडो को नहीं लगता कि यह आइडिया सही है, लेकिन IG-12 में बैठते ही ग्रोगो मानो उसे चलाने में एकदम एक्सपर्ट बन गया। लगे हाथ IG-12 में लगे कम्युनिकेशन बटन्स की मदद से ग्रोगो यस एंड नो बोलना भी सीख गया। इधर यह भी कंफर्म हो गया कि ग्रोगो को मैंडो की हर एक बात समझ आती है।
वो बस खुद बोलकर उसका जवाब नहीं दे पाता। IG-12 की मदद से ग्रोगू हाँ या ना में जवाब दे सकता है। डिनर के दौरान बो कटान ने सबको बताया कि प्लैनेट मंडलोर की बैंड बजी होने के बावजूद भी वहां का एनवायरनमेंट पूरी तरह से ब्रीदेबल है। अगर ये चाहें तो साथ मिलकर फिर से अपने होम प्लैनेट पर कब्जा कर सकते हैं। बट इस मंडलोर पर कब्जा करने वाले मिशन को अंजाम देने बो कटान को वॉलंटियर्स की जरूरत थी। पहले तो कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंडो, ग्रोगू, कोस्का और एक्स के बाद बहुत सारे लोग इस मिशन का हिस्सा बने। बो कटान अपनी फ्लीट को लेकर मंडलोर के आउटर ऑर्बिट में चली गई। इनमें से कुछ लोग नीचे जाकर ग्रेट फोर्ज को ढूंढेंगे और बाकी लोग ऑर्बिट में बैठे उनके आने का वेट करेंगे, क्योंकि मंडलोर की बिगड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिमोट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। बो कटान, मैंडो और ग्रोगू स्काउट टीम के साथ नीचे लैंड हो गए। मैंडलोर पर लैंड होने के बस कुछ देर बाद ही इनका सामना एक बड़ी सी लैंड शिप से हुआ। सरप्राइजिंगली इस शिप पर प्लैनेट के सर्वाइविंग मैंडलोरियंस थे। ये मैंडलोरियंस ने बो कटान की आवाज सुनते ही उसे पहचान लिया। स्किनी पीट ने बो कटान से वादा किया कि उसकी फ्लीट के सारे मेंबर्स हमेशा बो कटान की सेवा में हाजिर हैं, बट पहले इन्हें थोड़ा खाना चाहिए। यहीं पर बो कटान ने सबको डार्क सेबर की असली कहानी सुनाई। इसने सबकी जान के बदले ISB के आगे सरेंडर कर दिया था। मॉफ गिडियन ने बो कटान से वादा किया था कि डार्क सेबर मिलते ही वो मैंडलोर को छोड़कर चला जाएगा, बट ऑब्वियसली डार्क सेबर को लेते ही गिडियन ने उसे धोखा दे दिया और बम गिरा कर मैंडलोर को तबाह कर दिया। बो कटान की ऑनेस्ट कहानी सुनते ही स्किनी पीट और उसका साथी इन्हें ग्रेट फोर्ज की ओर ले गए। आर्मरर जख्मी मैंडलोरियंस को लेकर ऊपर ऑर्बिट में चली गई। सुमड़ी में निकल ली दीदी तो। रास्ते में क्लासिक चेस जैसा गेम खेलते वक्त एक्स वोज और पैज विजला आपस में भिड़ गए, लेकिन समय रहते ग्रोगू द वाइज ने इनकी लड़ाई रोक दी। ग्रोगू की इस हरकत को देखकर बो कटान और मैंडो दोनों उससे काफी इंप्रेस थे। द ग्रेट फोर्ज के पास पहुंचते ही इनके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। है ये पावर रेंजर जैसा वीकली एपिसोडिक मॉन्स्टर अब आम हो गया इस शो में। एनीवेज, इस मॉन्स्टर ने मैंडलोरियंस की शिप को तबाह कर दिया, यानी आगे का सफर इन्हें केओस से होते हुए अंडरग्राउंड रास्तों के जरिए तय करना होगा। बट डोंट वरी, द ग्रेट फोर्ज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फोर्ज के पास पहुंचते ही इनके ऊपर कुछ बेस्कार आर्मर पहने ट्रूप्स ने हमला किया। पहले इन्हें लगा कि शायद ये मैंडलोरियंस होंगे, बट एक्चुअली में ये गिडियन के अपग्रेडेड इंपीरियल ट्रूपर्स थे। एक्स वोज फौरन ऊपर से मदद लाने वहां से चला गया। धीरे धीरे मैंडलोरियंस इन ट्रूपर्स पर भारी पड़ने लगे। ट्रूपर्स का पीछा करते हुए ये सारे इस सीक्रेट डेक पर चले आए। मॉफ गिडियन ने मैंडलोर की जमीन में ही अपना सीक्रेट इंपीरियल बेस बना लिया था। मैंडो फौरन समझ गया कि ये गिडियन का बिछाया जाल है, बट इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाए, इंपीरियल्स ने मैंडलोरियंस को चेंबर के अंदर लॉक कर दिया। अब मैंडो अकेला डेक पर खड़ा लड़ रहा था। बेस्कर आर्मर पहने ट्रूपर्स ने मैंडो को बड़ी आसानी से हराकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद यहाँ पर ब्लैक एंड रेड आर्मर पहने मॉफ गिडियन भी आ गया। ओके, गिडियन के स्पेशल हेलमेट को देखकर हमें डार्क मॉ की याद आती है। डार्क मॉ के सपोर्टिंग मैंडलोरियंस भी इसी तरह के आर्मर्स पहनते थे, और ये हेलमेट पर लगे स्पाइक्स देखकर तो फैंस के बीच एक और थियरी बहुत पॉपुलर हो रही है। कुछ फैंस को लगता है कि आर्मरर शुरू से ही मॉफ गिडियन के साथ मिली हुई थी। हम माना कि पिछले कुछ एपिसोड से वो अजीब सा रिएक्ट कर रही है, लेकिन क्या वाकई में आर्मरर का डार्क मॉ की डेथ वॉच या फिर एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन होगा? होना तो नहीं चाहिए, बट चांसेस तो काफी हैं। एनीवेज, मैंडो को डीब्रीफिंग रूम में भिजवाकर गिडियन ने बो कटान से डार्क सेबर छीनने ट्रूपर्स को उसके पीछे भेज दिया। बो कटान डार्क सेबर की मदद से चेंबर के दरवाजे को काटने में लगी थी। गिडियन ने मैंडलोर की रिसोर्सेज को यूज करके बेस्कार मेटल की मदद से डार्क ट्रूपर्स का नया वर्जन बना लिया था। गिडियन के ये ट्रूपर्स नीचे मैंडलोरियन से निपटेंगे और इंपीरियल टाई बॉम्बर्स ऊपर बो कटान की फ्लीट को उड़ा देंगे। इतना बोलकर गिडियन वहां से चला गया। बो कटान दरवाजा काटकर सारे मैंडलोरियंस को वहां से बाहर निकालने लगी। पैज विजला ने अकेले खड़े होकर डार्क ट्रूपर्स को रोके रखा ताकि बो कटान, ग्रोगू और बाकी मैंडलोरियंस सही सलामत यहां से भाग पाएं। पैज विजला ने ट्रूपर्स को तो हरा दिया, बट बाद में खुद 3 प्रेटोरियन गार्ड्स के हाथों मारा गया। इन प्रेटोरियन गार्ड्स का यूनिफॉर्म सीक्वल ट्रायलॉजी वाले गार्ड्स के यूनिफॉर्म से थोड़ा अलग लग रहा था, स्पेशली उनका हेलमेट। गिडियन की कैद से छूटते ही बो कटान ने फौरन एक्स फोर्स को कांटेक्ट किया। एक्स के रेंज में रहने तक बो कटान ने उसे चेतावनी दी कि गिडियन की एयरफोर्स उनके फ्लीट को तबाह करने आ रही है। एक्स फोर्स ने प्लान बनाया कि वो ऊपर ऑर्बिट में जाकर इनके मेन स्टार फाइटर को डीकॉय की तरह यूज करके बाकी मैंडलोरियंस को नीचे बो कटान की मदद करने भेज देगा।
इसी दौरान मैंडो भी गार्ड्स को मारकर कैद से आजाद हो गया। बेस्कार आर्मर पहने ट्रूपर्स अब भी मैंडो पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन एन मूवमेंट पर ग्रोगू 12 ने आकर उसे बचा लिया। डार्क ट्रूपर से निपटने के बाद मैंडो ने ग्रोगू को बताया कि अब इन दोनों को जाकर गिडियन को रोकना होगा। मैंडो ने यह खबर बो कटान को भी दे दी ताकि वो भी जरूरत पड़ने पर इनकी मदद करने चली आए। गिडियन के बेस से निकलने के बाद बो कटान की गैंग स्किनी पीट के पीछे पीछे एक लोकल सेफ लोकेशन की ओर निकल पड़े। मैंडो और बाकी भागे हुए मैंडलोरियंस के बारे में पता चलते ही गिडियन खुद उन सब से पर्सनली निपटने चला गया। गिडियन के बेस का मैप हैक करने मैंडो ने R5 से मदद मांगी। R5 ने फौरन उड़ते हुए जाकर मेन फ्रेम को हैक कर लिया और गिडियन की लाइव लोकेशन मैंडो के साथ शेयर कर दी। गिडियन भी मैंडो और ग्रोगू को ट्रैक करते हुए उनके पीछे आ रहा था। मैंडलोर के ऑर्बिट में पहुंचते ही एक्स फोर्स ने सारे मैंडलोरियंस को नीचे बो कटान की मदद करने के लिए भेज दिया और खुद अकेला स्टार डिस्ट्रॉयर में बैठा टाई फाइटर्स के आने का वेट करने लगा। गिडियन के भेजे टाई फाइटर्स ऊपर पहुंचते ही डिस्ट्रॉयर की तबाही में लग गए। शिप को ऑटो मोड में डालकर वो इनका ध्यान भटकाने में लगा हुआ था। मैंडो और ग्रोगू गिडियन को ढूंढते हुए इन 4 शील्ड डोर्स के पास पहुंच गए। फिर मैंडो ने R5 की मदद से एक एक शील्ड को बारी बारी ओपन करके उसके पीछे खड़े डार्क ट्रूपर्स को ठिकाने लगा दिया। आखिरी शील्ड को खोलते वक्त एक सिक्योरिटी माउस ड्रॉइड ने R5 को पकड़ लिया। इस ड्रॉइड से निपटने के बाद R5 ने थोड़ा डिले लेकर लास्ट शील्ड भी ओपन कर दी। मैंडो और ग्रोगू डार्क ट्रूपर्स को मारकर गिडियन की क्लोनिंग फैसिलिटी में पहुंच गए, जहां इन्हें पता चला कि गिडियन खुद अपने ही क्लोन्स बना रहा था। क्लोनिंग टैंक में रखे क्लोन ने ग्रोगू के सामने आते ही भक से आंखें खोल दी। ये देखकर मैंडो ने सारे क्लोनिंग टैंक्स को तबाह कर दिया, यानी गिडियन के क्लोन्स को मार दिया। पता नहीं गिडियन ने यहाँ के कंट्रोल सिस्टम में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑप्शन क्यों दे के रखा था। एनीवेज, R5 अपना काम सक्सेसफुली खत्म करके बेस से बाहर चला गया। स्किनी पीट के साथ ही बो कटान की गैंग को लेकर इस अंडरग्राउंड गार्डन में चले आए। यहाँ की हरियाली और इकोसिस्टम को देखकर सारे काफी हैरान थे। बो कटान समझ गई कि अगर मैंडलोर के नीचे गार्डन बन सकता है तो थोड़ा मेहनत करने के बाद पूरा प्लानेट रहने के लिए सस्टेनेबल बन सकता है। तभी आर्मरर ने बो कटान को कांटेक्ट करके बताया कि बाकी मैंडलोरियंस भी इनकी मदद करने आ चुके हैं। यह सुनते ही बो कटान की गैंग जेट पैक्स एक्टिवेट करके इनके साथ सीधा गिडियन के बेस पर चले गए। जब बो कटान की गैंग डार्क ट्रूपर्स के साथ बैड एस जेट पैक बैटल में लगी हुई थी, तब नीचे मैंडो और ग्रोगू का सामना मॉफ गिडियन से हुआ। हर एक मेन विलन की तरह गिडियन ने भी लड़ाई से पहले मैंडो को अपने सारे सीक्रेट प्लान के बारे में बताया। गिडियन यहाँ पर्शिंग की टेक्नोलॉजी और ग्रोगू के डीएनए सैंपल को यूज करके अपने 4 सेंसिटिव क्लोन्स बना रहा था, बट एन मोमेंट पर मैंडो ने आकर इसके सारे क्लोन्स तबाह कर दिए। गिडियन अब इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। ये 4 सेंसिटिव क्लोन्स वाली बात थोड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि अब तक स्टार वॉर्स लोर में नॉन 4 सेंसिटिव ह्यूमन के 4 सेंसिटिव क्लोन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शायद गिडियन ने ही इस नए ब्रेक थ्रू की शुरुआत की थी। भाषणबाजी पूरी होने के बाद गिडियन ने मैंडो पर हमला कर दिया। बाय द वे, गिडियन के बेसकर आर्मर में एक्सोस्केलेटन सूट भी लगा हुआ था, यानी वो इस लड़ाई में मैंडो के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर बाद ही गिडियन के प्रेटोरियन गार्ड्स ग्रोगू को मारने उसे पास वाले रूम में ले गए। मैंडो ग्रोगू को अकेला कंट्रोल रूम में जाता देख काफी गुस्सा था, लेकिन ये पहले गिडियन से तो निपट ले। लेकिन मैंडो को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ग्रोगू लूक स्काईवॉकर के सिखाए 4 जंप की मदद से गार्ड्स को चकमा दे रहा था। बाहर गिडियन मैंडो की अच्छी खासी कुटाई कर रहा था कि तभी वहां बो कटान आ गई। बो कटान ने मैंडो से कहा कि जाकर ग्रोगू को बचा लो, गिडियन से वो खुद निपट लेगी। प्रेटोरियन गार्ड्स ग्रोगू को नीचे गिराकर मारने ही वाले थे, पर मैंडो ने एन मूवमेंट पर एंट्री मारकर उन पर हमला कर दिया। फिर मैंडो की गन स्लिंगिंग स्किल्स और ग्रोगू के बेसिक फोर्स पावर्स की मदद से इन दोनों ने गार्ड्स को मार दिया। जरूरत से कुछ ज्यादा ही सिंपल लगा ये देखने। एक्स फोर्स ने सबको कांटेक्ट करके बताया कि वो उनकी शिप को सीधा गिडियन के बेस पर क्रैश करने वाला है, समय रहते वहां से भाग जाओ। गिडियन ने अपने सूट की मदद से बो कटान को हरा दिया और डार्क सेबर भी तोड़ दी। वेट, डार्क सेबर का हिल्ड भी तो बेस्कार से बना हुआ था। मे बी लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही बेस्कार को तोड़ता है जैसा कोई लॉजिक होगा। एनीवेज, गिडियन ने बो कटान को बताया कि बिना डार्क सेबर इनकी प्लैनेट मैंडलोर पर राज करने की सारी उम्मीदें टूट गई। गिडियन भाई फिर से भाषणबाजी के चक्कर में चकमा खा गए। इस बार मैंडो ने समय का फायदा उठाकर गिडियन पर हमला कर दिया। फिर मैंडो, बो कटान और ग्रोगू साथ मिलकर गिडियन से लड़ने लगे। वो उसकी शिप धीरे धीरे आसमान से क्रैश होने यहीं आ रही थी।
शिप को बेस पर क्रैश होता देख बो-कटन और मैंडो ग्रोगू को बचाने चले गए। देख के लग रहा था कि गिडियन धमाके में जलकर मर गया। ग्रोगू ने फोर्स पावर्स की मदद से शील्ड बनाकर मैंडो और बो-कटान को आग से बचाए रखा। ये देखकर दोनों काफी हैरान रह गए। मैंडो ने आर्मरर को बताया कि उसे ग्रोगू को भी इनके क्रीड का हिस्सा बनाना है। ग्रोगू अब भी बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी तो आर्मरर ग्रोगू को क्रीड में भर्ती करवा सकती है। अनफॉर्चुनेटली ग्रोगू के पेरेंट्स शायद अब तक मर चुके होंगे। ये सुनते ही मैंडो ने डिसाइड किया कि वो खुद ग्रोगू को गोद ले लेगा और यहाँ ऑफिशियली डिन जारिन ग्रोगू का बाप बन गया। मैंडो के गोद लेते ही आर्मरर ने ग्रोगू को क्रीड का हिस्सा बना लिया। आज से ग्रोगू का पूरा नाम डिन ग्रोगू है। बट ग्रोगू को क्रीड का रिचुअल पूरा करने मैंडो के साथ एडवेंचर से भरे सफर पर जाना होगा। जाने से पहले ग्रोगू लिविंग वाटर के पास खड़ा पानी में कुछ घूर रहा था। ग्रोगू का प्रेजेंस फील होते ही मिथोसॉर ने अपनी आंखें खोली, इंडिकेटिंग के फ्यूचर में शायद इनके बीच कोई कनेक्शन होने वाला है। फिर बो-कटान ने मशाल से ग्रेट फोर्स को एक्टिवेट करके प्लैनेट मैंडलोर पर एक नए युग की शुरुआत की। यह देखकर सारे खुशी के मारे फॉर मैंडलोर के नारे लगाने लगे। मैंडो और ग्रोगू यहाँ से निकलकर टेवा से मिलने चले गए, जो लोकल कैंटीना में बैठा मस्त ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। सीजन 3 में भी डेव फिलोनी शायद ऐसे ही बैक सीट लिए अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। पिछले 2 सीजन की तरह एफर्ट्स तो जरा भी नहीं दिखे इसमें। मैंडो ने टेवा को ऑफर दिया कि वो अनऑफिशियली इसके साथ मिलकर इंपेरियल रिमांड्स की बाउंटी हंटिंग करेगा। मैंडो अच्छे से जानता था कि टेवा ने ऑलरेडी इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। एडवांस के तौर पर मैंडो ने बार के टॉप शेल्फ पर रखा IG-11 सीरीज ड्रॉइड का टूटा हुआ सर ले लिया। यह सर लेकर मैंडो सीधा नेवारो चला गया। इस सर में लगे मेमोरी सर्किट की मदद से ये IG-11 को फिर से ठीक कर देंगे। मैंडलोर वाली लड़ाई में बेचारे IG-12 की बॉडी भी तबाह हो गई थी। वादे के मुताबिक कारका ने मैंडो और ग्रोगू को नेवारो पर रहने के लिए एक प्राइवेट कैबिन दिया। बदले में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैंडो ने नेवारो की जनता को फुली फंक्शनल IG-11 ड्रॉइड दे दिया। IG-11 अब यहाँ के नए मार्शल की ड्यूटी संभालेगा। एंड सीन में हमने देखा कि मैंडो और ग्रोगू मस्त अपने कैबिन के बाहर बैठे पीसफुल टाइम बिता रहे थे। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। पिछले 2 एपिसोड्स को छोड़कर तो पूरा का पूरा सीजन बिलो एवरेज था। फिनाले अच्छा था, बट इसमें भी काफी सेफ चॉइसेस लिए गए हैं। ना ही कोई हाई स्टेक सीन्स और ना ही कोई क्लिफ हैंगर एंडिंग। साथ ही साथ फैंस के स्पाइस वाली थेरीज पर भी लिविंग वाटर का पानी फिर गया। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि गिडियन क्लोन वगैरह बनकर वापस आएगा। जो था बस यहीं तक था। इस सीजन में तो ग्रोगू भी निहायती बुरी तरह से अंडर यूटिलाइज था। और इस सीजन के रिएक्शंस के बाद तो मैंडलोरियन का सीजन 4 आना भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ओवरऑल रेटिंग्स की बात करें तो सीजन 3 7 आउट ऑफ 10 से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। द बुक ऑफ बोबा फेट, केनोबी और अब ये होपफुली एंडोर की तरह ही अशोका सीरीज भी हाइप पर खरी उतरेगी, वरना स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।